नमस्कार दोस्तों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम इतिहास के कुछ एमसीक्यू को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चन को स्किप किया गया। ये इन क्वेश्चन को इसलिए छोड़ा गया ताकि ये आपके काम के नहीं थे, इसलिए इन क्वेश्चनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये आपके आपके जो आज़ाद हिंद फौज थी, इसके संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 3 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि सर्वप्रथम ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज का विचार परिकल्पित किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो आज़ाद हिंद फौज का जो विचार आया था, ये सबसे पहले मोहन सिंह के मन में ही आया था। और हुआ ये था कि जापानियों ने भारतीयों को जब जापानियों ने जो भारतीय युद्धबंदियों को रिहा किया था, तो इन जो ये युद्धबंदी थी, मोहन सिंह को सौंप दिया था और मोहन सिंह ने इन युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने का प्रयास किया था। तो इस वजह से पहला कथन क्या है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें केवल भारतीय युद्धबंदियों और ब्रिटिश सेना के पूर्व सैनिकों को भर्ती करने का प्रयास किया गया था। दूसरा कथन गलत है। इसमें केवल भारतीय युद्धबंदियों और ब्रिटिश सेना के पूर्व सैनिकों को भर्ती करने का प्रयास नहीं किया गया था, बल्कि नागरिकों से इसमें शामिल होने या इसमें भर्ती होने की मांग की गई थी। यहाँ तक कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया था और इसके लिए अलग से एक महिला रेजिमेंट भी बनाया गया था, जिसे रानी झांसी रेजिमेंट का नाम दिया गया था। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय था, ये आपके कलकत्ता में था। तो तीसरा कथन गलत है। जो आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय था, पहले ये रंगून में था और रंगून से इसको सिंगापुर में लाया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय था, ये आपके सिंगापुर में था, तो ध्यान रखना। तो तीसरा कथन क्या है, गलत है। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा तीसरा गलत है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर होगा। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपके सिंगापुर में हुई थी। कब हुई थी, 1941 में हुई थी। और इसके जो प्रथम डिवीजन का जो गठन किया गया था, इस सितंबर 1942 में किया गया था। और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है, सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई थी। और ये कमान किसने सौंपी थी, तो ये आपके रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को ये कमान सौंपी थी। और क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि रास बिहारी बोस का संबंध आज़ाद हिंद फौज से था या नहीं था। तो अगर इस तरह का अगर स्टेटमेंट आता है, तो आज़ाद हिंद फौज का संबंध रास बिहारी से बोस से भी रहा था। तो इसको इस तरह का अगर स्टेटमेंट आता है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर जाना। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है, 2 कथनों में से। पहला कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण, मीनू मनसानी और अन्य नेताओं के प्रयास से हुई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, ये 1934 में इसकी स्थापना की गई थी और ये स्थापना आपके जयप्रकाश नारायण, मीनू मनसानी और राम मनोहर लोहिया लोहिया जैसे नेताओं के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना आपके मुंबई में हुई थी, ध्यान रखना। दूसरा कथन कह रहा है, यह कांग्रेस पार्टी के भीतर कार्यरत थी और इसने कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाली प्राथमिक संस्था के रूप में स्वीकार किया। दूसरा कथन भी ठीक है। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, ये कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कार्य करती थी और इसने कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन नेतृत्व करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में या प्राथमिक संस्था के रूप में इसको एक्सेप्ट किया था। तो इसमें पहला और दूसरा जो कथन है, दोनों ही ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम, उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें 1935 में क्या क्या शामिल किया गया था। पहला कथन कह रहा है कि इसमें अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना प्रस्तावित की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का जो एक्ट था, इसमें अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त करने का प्रावधान किया। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो द्वैध शासन जो 1919 के अधिनियम में शुरू हुआ था प्रांत में, इस द्वैध शासन को 1935 के अधिनियम में इसको समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखना, जो प्रांत में जो द्वैध शासन शुरू हुआ था, ये 1919 का जो अधिनियम आया था, उसमें शुरू हुआ था और 1935 का अधिनियम में इसको समाप्त किया गया था। और केंद्र में 1935 में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो प्रांत में तो हटाया गया, द्वैध में सॉरी केंद्र में लागू किया गया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि इसने वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो वायसराय को जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी, ये आपकी 1935 के अधिनियम के तहत ही दी गई थी। और इसी अधिनियम में आपकी जो आरबीआई की स्थापना की गई थी, आरबीआई की स्थापना का भी इसमें प्रावधान था और संयुक्त लोक सेवा आयोग के भी स्थापना का भी इसमें प्रावधान था। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके एक क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 2 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसने मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। तो पहला कथन गलत है। क्रिप्स मिशन ने मुस्लिम लीग के जो पाकिस्तान की जो मांग थी, उसको पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल कर दिया था। इस वजह से पहला कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण करने वाले निकाय की स्थापना को प्रस्तावित किया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है।
इसमें ये बात जोड़ी गई थी, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो संविधान निर्माण करने वाली एक निकाय की स्थापना की जाएगी। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1937 के निर्वाचन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि केवल प्रांतीय स्तर पर निर्वाचन हुए और संघ स्तर पर निर्वाचन नहीं हुआ। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1937 का जो चुनाव हुआ था ये केवल प्रांत में हुआ था, ना कि संघ स्तर पर, ना केंद्र स्तर पर हुआ था। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता, सही हो जाता। दूसरा कथन कह रहा है कि बंगाल पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो दूसरा कथन गलत है। सिर्फ बंगाल और पंजाब को छोड़कर नहीं बल्कि सिंध में भी कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था और अन्य जगहों में, असम में भी कांग्रेस अपनी मंत्रिपरिषद का गठन नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला कथन ठीक है, पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1937 में जो निर्वाचन हुआ था ये आपके 11 प्रांतों में निर्वाचन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी जो 19वीं शताब्दी में संचार के साधनों के विकास के संबंध में पूछा गया और आपको बताना कि इन 3 कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि रेल मार्गों का मुख्य रूप से प्रेसिडेंसियों पिछड़े क्षेत्रों के संपर्क बढ़ाने के लिए बिछाया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो रेल मार्गों का निर्माण किया गया था ये भारत के पिछड़े क्षेत्रों को उनसे संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि रेलवे का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि वो भारत के जो प्राकृतिक संसाधन थे उसका ये दोहन करना चाहते थे, उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, यानी कच्चा माल इंग्लैंड में ले जाना चाहते थे और जो अपना जो साम्राज्य था इनका उसको ये संगठित करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने रेलवे का निर्माण किया, ना कि हमारे वेलफेयर के लिए। तो इस वजह से पहला कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में डाक टिकट का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत में डाक टिकट का जो प्रचलन हुआ था ये लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे पहले शुरू हुआ था। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत में टेलीग्राफ लाइन जो एक प्रायोगिक लाइन थी कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई थी। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत में पहली टेलीग्राम लाइन बिछाई गई थी आपके 1850 में बिछाई गई थी और ये आपके कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई थी और ये भी आपके लॉर्ड डलहौजी ने ही ये काम किया था। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इन 2 कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय करना और रियासतों में संवैधानिक परिवर्तन की मांग करना। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल कॉन्फ्रेंस थी इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय था ये आपके बॉम्बे में था और इसकी स्थापना जो की थी आपके बलवंतराय मेहता और मणिलाल कोठारी के नेतृत्व में हुई थी और इसका उद्देश्य था कि राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय करना और रियासतों में संवैधानिक परिवर्तनों की मांग करना था। तो इस वजह से पहला कथन क्या होता है, बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित था। तो दूसरा कथन गलत है, इसका मुख्यालय लखनऊ में नहीं बल्कि इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित था। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा गलत है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना कि किसे लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता है। और लोक हितवादी का मतलब होता है कि जनता के हितों के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति, जनता के हितों का काम करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, लोक हितवादी कहते हैं। और लोक हितवादी के नाम से जो जाने जाते थे आपके गोपाल हरि देशमुख जाने जाते थे और गोपाल हरि देशमुख का संबंध जो था आपके महाराष्ट्र राज्य से था और गोपाल हरि देशमुख आपके जाति से तो ब्राह्मण थे और ये एक समाज सुधारक थे और इन्होंने प्रभाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ज्ञान प्रकाशन का भी प्रकाशन किया था और जस्टिस ऑफ पीस और राय बहादुर जैसी उपाधियों से इनको सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके जनजातीय आंदोलन के संबंध में पूछा गया और आपको इनको सही कालक्रम में सजाना है। पहला कथन कह रहा है कि सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में संताल विद्रोह। तो पहले आपको ये ध्यान रखना, जो संताल विद्रोह हुआ था ये आपके सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था और ये विद्रोह आपके 1855-56 में हुआ था। और जो संताल लोग थे ये एक कृषक जाति थे और इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया था। और ये सिंधु और कान्हू जो थे ये दोनों भाई थे, मतलब ये है ना। तो ध्यान रखना, संताल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, सिंधु कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में। किसके विरुद्ध था ये आंदोलन, जमींदारों के विरुद्ध था। दूसरा कथन कह रहा है कि बिरसा मुंडा का नेतृत्व में मुंडा विद्रोह। तो जो मुंडा विद्रोह हुआ था ये आपके बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था और ये विद्रोह आपके 1899-1900 में हुआ था और ये विद्रोह रांची में हुआ था। शुरुआत में जब इस विद्रोह की शुरुआत हुई तब तो ये धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में ये जमींदारों और ठेकेदारों के विरुद्ध ये आंदोलन हो गया था।
तीसरा कथन कह रहा है कि छोटा नागपुर के कोलों द्वारा विद्रोह। तो जो छोटा नागपुर में जो कोलों द्वारा विद्रोह हुआ था ये 1820 और 1827 में हुआ था और ये आंदोलन आपके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था। तो अगर हम इसको क्रमबद्ध तरीके से सजाते हैं तो जो हमारा जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी दिए गए, दूसरे इनसे संबंधित जो षड्यंत्र केस है ये दिए गए हैं, आपको इनमें सही सुमेलित करना है। भगत सिंह के सामने लाहौर षड्यंत्र केस दे रखा जो कि बिल्कुल ठीक दिया गया है। भगत सिंह का संबंध आपके लाहौर षड्यंत्र केस था और इस लाहौर षड्यंत्र केस में आपके सैंडर्स की हत्या की गई थी और इस केस से जुड़े हुए 2 लोग और भी थे, सुखदेव और राजगुरु। तो ध्यान रखना भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का संबंध किससे था? लाहौर षड्यंत्र केस से था, तो ध्यान रख लेना। दूसरा कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से था। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो राम प्रसाद बिस्मिल था का संबंध आपके काकोरी षड्यंत्र केस था और जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था ये आपके 1925 में हुआ था और इसमें आपका जो सरकारी खजाना था इसको लूटा गया था। और इस खजाने को किसने लूटा था? तो इसके जो एचआरए के जो सदस्य थे इनके द्वारा इसको लूटा गया था। एचआरए की जो स्थापना हुई थी आप 1924 में कानपुर में हुई थी और एचआरए का पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ध्यान रखना। तो दूसरा भी सही सुमेलित। और कब हुआ था काकोरी षड्यंत्र केस? 1925 में। तीसरा कथन कह रहा है कि तीसरा आपका राजगुरु के सामने दे रखा कानपुर बोलेशेविक षड्यंत्र केस। तो जो राजगुरु का संबंध था ये आपके लाहौर षड्यंत्र केस से था, ना कि आपके कानपुर बोलेशेविक षड्यंत्र केस से। तो जो कानपुर बोलेशेविक षड्यंत्र केस हुआ था 1924 में हुआ था और ये कम्युनिस्ट आंदोलन को दमन करने का इसमें प्रयास किया गया था। तो इस वजह से इसमें पहला दूसरा तो सही सुमेलित है लेकिन तीसरा सही सुमेलित नहीं है, तो इस वजह से हमारा जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था इसमें आशफ उल्ला खां और रोशन सिंह और राजेंद्र लाड़ी जो थे इनको फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था इससे पीछे क्या उद्देश्य था? तो इसको जारी करने का जो उद्देश्य था 1929 का जो घोषणा पत्र था ये उद्देश्य था गोलमेज सम्मेलन में डोमिनियन स्टेटस पे कार्रवाई करना या उसकी कार्यान्वयन की मांग करना। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपके समाचार पत्र दिए गए, उससे संबंधित व्यक्ति दिए, आपको बताना कि कौन सही सुमेलित है। तो जो अमृत बाजार पत्रिका है इसका संबंध आपके शिशिर कुमार घोष से हैं और सुधारक जो पत्रिका है ये आपके दादाभाई नौरोजी से नहीं बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले से इन्होंने निकाली थी पत्रिका, समाचार पत्र है। और वॉइस ऑफ इंडिया जो समाचार पत्र निकाला था ये आपके दादाभाई नौरोजी ने निकाला था। तो ए पहला जो है सही सुमेलित है, दूसरा तीसरा सही सुमेलित नहीं है, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये बहुत बार पूछते हैं कि जैसे अमृत बाजार पत्रिका किसने निकाली, तो शिशिर कुमार घोष, ध्यान रखना। और इसमें एक मोतीलाल घोष का नाम भी जुड़ा हुआ था और केसरी मराठा जो समाचार पत्र निकाले थे ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे। द बंगाली जो समाचार पत्र था ये आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने निकाला था। तो इस तरह से ध्यान रख लेना इसको। अगला क्वेश्चन आपके 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने कौन कौन सी मांगे की थी। तो ये जो 19वीं शताब्दी का जो अंतिम चतुर्थांश था ये उदारवादी दल का समय था और इन्होंने सिविल सेवा में भारतीयकरण की मांग की थी। पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है वस्त्र आयात में आयात शुल्क की कमी। तो वस्तुओं के आयात में आयात शुल्क की कमी की उदारवादियों ने ऐसी कोई मांग नहीं की थी, तो दूसरा कथन तो गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि हथियार धारण करने का अधिकार। तो तीसरा कथन ठीक है, हथियार धारण करने का अधिकार यानी शस्त्र धारण करने का अधिकार की मांग हमारे उदारवादी दल के जो नेता थे उन्होंने की थी। और इसके अलावा उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की थी। उन्होंने बोला था कि जो सैन्य व्यय में आप खर्च करते हैं इसमें भी थोड़ी कमी करें, इसमें कटौती करें और जो हमारे जो अकाल राहत होते हैं उसमें व्यय में वृद्धि करें। जो अकाल राहत होते हैं उसमें आप बहुत कम खर्च करते हैं उसमें उसको भी बढ़ाना है। और इन्होंने ये भी मांग रखी थी कि जो अर्ध सैनिक होते हैं या सैनिक होते हैं इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए। तो इस तरह की मांगे हमारे उदारवादी दल के नेताओं ने रखी थी। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ के मुख्य कारण क्या था। आपको बताना जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में, इसके मुख्य वजह क्या थी। तो खिलाफत आंदोलन की जो जड़ें थी ये प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई थी। 1920 में तुर्की के साथ सेब्रेज की संधि हुई थी और इस संधि के तहत हुआ ये ताकि जो तुर्की को ना कई भागों में बांटा गया था और इसमें जो इनका जो विश्व भर में इनका जो सर्वोच्च नेता था खलीफा, उस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, उस पर भी रोक लगा दी। और इसी वजह से तुर्की के साथ जो दूसरे देशों के जो लोग थे या दूसरे देशों के भारतीय मुसलमान थे उन्होंने भी इसकी आलोचना, क्योंकि इनका जो सर्वोच्च नेता था इनको खलीफा तो
भारत के मुसलमान भी इनको ही मानते थे। तो इस वजह से भारत में भी ये क्या एक आंदोलन का रूप ले लिया इसने। तो इसलिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण यही था। तो जो ऑप्शन सी ये कह रहा है कि ब्रिटेन द्वारा ओटोमन साम्राज्य के किए जा रहे व्यवहार का विरोध करना था। तो इसमें जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और इसको किसने चलाया था? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अन्य मुस्लिम नेताओं ने मिलकर इसको चलाया था। और इसमें ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का भी गठन किया गया था और गांधी जी ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप कह रहा है कि 1820 के दशक में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो जो 1820 के दशक में जो यंग बंगाल आंदोलन का जो शुरुआत की थी